नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEDSV 101 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। आशा है वो चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा और वो आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि अगले चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है नैतिकता और नैतिक शिक्षा की अवधारणा। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर के नाम को डिस्कस करेंगे। तो देखो, नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता को इंग्लिश में बोलते हैं एथिक्स। अब नैतिकता का मतलब होता क्या, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो नैतिकता ना एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्यों का निर्धारण करती है। यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो सिंपल सी बात यह है कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी का अपना एक मूल्य है, यानी कि एक वैल्यू है। वैल्यू ये है कि उस सोसाइटी के प्रत्येक बंदे को ईमानदारी से रहना है। जो बंदा ईमानदारी को फॉलो करेगा वो नैतिक है, जो बंदा ईमानदारी को फॉलो नहीं करेगा वो अनैतिक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि नैतिकता का संबंध किससे है, तो सिंपल सी बात है, नैतिकता का संबंध समाज से है। हमारे वो सारे काम जो समाज स्वीकृति दे, जो समाज अपना ले, हम कहेंगे हमारे वो काम नैतिक हैं। और हमारे वो काम जो हमारा जो समाज है वो उसे स्वीकारे ना, हमें समाज से छुप छुप के काम करना पड़े, तो हम कहेंगे वो काम क्या है, अनैतिक है। हाँ, हर समाज के अपने अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। हो सकता है किसी समाज का मूल्य सदा सत्य बोलना हो सकता है किसी समाज का मूल्य हो कि चोरी नहीं करनी है, हो सकता है किसी समाज का मूल्य ये है, हो सकता है किसी समाज का मूल्य ये है कि हमें ईमानदारी से रहना है। तो हर समाज के अपने मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक समाज में ये सारे मूल्य हों। तो कुल मिलाकर नैतिकता का संबंध समाज के उन नियमों से है जो समाज ने निर्धारित किए हैं। जो व्यक्ति उन नियमों को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति नैतिक है, जो व्यक्ति उन नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है वो अनैतिक है। अब ये जो नैतिकता सिखाई जाएगी, इसी का संबंध नैतिक शिक्षा से है। तो किसी बंदे के अंदर एथिकल वैल्यू कैसे लाई जा सकती है, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई के विचार कैसे लाए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि नैतिकता क्या है, समाज और शिक्षा किस प्रकार से नैतिकता को प्रभावित करती है। चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए आपके, वो ये क्वेश्चन ये बनेगा, क्या नैतिक शिक्षा का संबंध धार्मिक शिक्षा से है, या नैतिक शिक्षा पूरी तरीके से अलग है और धार्मिक शिक्षा पूरी तरीके से अलग है। तो ये नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। और आगे चलकर हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वो हमारे कौन से व्यवहार हैं जिन्हें हम कहें कि वो नैतिक हैं, और कब हम कहें कि वो व्यवहार अनैतिक हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें ये बता रही है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जो चैप्टर की शुरुआत है वो यहाँ से है, जहाँ से इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू होता है, और इस टॉपिक का नाम है नैतिक चेतना। अब देखो, चेतना का मतलब क्या होता है? तो चेतना का मतलब ये होता है कि हमारे साथ जब कोई घटना घटी तो उस घटना को हमने अच्छा समझा या बुरा समझा। यानी कि चेतना एक अंदर से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो ये हमें अलर्ट कर देता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो देखा जाए तो चेतना हमारे अंतर्मन से संबंधित है, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में देखते ही उसके बारे में विचार करने लग जाते हैं और विचार करने के बाद अपनी एक राय दे देते हैं। तो अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति को दो चीज़ें फ्री फंड में प्रकृति से मिल जाती है। बात ही आती है बस उन दोनों चीज़ों का हम विकास कैसे करें। पहली चीज़ हमें जो मिलती है प्रकृति से वो मिलती है बुद्धि, और दूसरी बात मिलती है हमें चेतना। अब बात ये आती है कि बुद्धि का स्तर कितना होगा, ये डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, किस प्रकार से हमें शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो बुद्धि जन्मजात है और चेतना भी जन्मजात है। समाज चाहे कोई कितना भी अशिक्षित हो, समाज चाहे कोई कितना भी शिक्षित हो, वो किसी भी एक्शन के प्रति अपना रिएक्शन देगा ही देगा, और क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ बुरी हैं ये अपना अंतर्मन ही हमें बता देगा। अब जो मानव व्यक्तित्व है, यानी कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, इसके विकास में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो एक मनुष्य का व्यक्तित्व कैसे बनता है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसे बनती है? देखो, यहाँ पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति दिखने में अच्छा है, पर्सनैलिटी का मतलब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि वो अंदर से व्यक्ति कैसा है। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं, मानव व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो इसका विकास कैसे हो सकता है? इसका विकास ऐसे हो सकता है कि व्यक्ति को बचपन से ही एक अच्छा वातावरण दिया जाए, उसे एक अच्छे प्रकार की शिक्षा दी जाए,
ये अच्छे प्रकार की जो शिक्षा है ये समाज से भी मिलती है, परिवार से भी मिलती है और विद्यालय से भी मिलती है। क्योंकि सबसे पहले किसी बच्चे को जो शिक्षा है उसके परिवार से मिलती है, उसके बाद समाज से मिलती है, और फिर शिक्षा एक और फिर शिक्षण जो संस्थान है, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में यानी कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में किन किन लोगों का योगदान है? समाज का है, समाज में वातावरण में समाज आ गया, परिवार आ गया और शिक्षा आ गई। अब बात ये आती है कि ये बात तो जन्मजात है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने स्वभाव से अच्छा ही है, क्योंकि कितना ही बुरा बंदा हो उसके मन में एक बार को ये बात आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये माना है कि मनुष्य अपने स्वभाव से अच्छा है। वास्तव में मनुष्य दो प्रकार की शक्तियों के साथ पैदा होता है। देखो यहाँ पर एक फिलोसफर का नाम दिया गया रूसो, तो मैं रूसो के बारे में बता दूँ आपको। रूसो ये मानता था कि मनुष्य स्वभाव से ही, मनुष्य की जो प्रकृति है वो अच्छी है और वो सबके साथ मेलजोल बढ़ाकर रहता है। ये बात हम फिलोसफी में पढ़ते भी हैं। तो वास्तव में जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके अंदर दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक शक्ति होती है जो आत्मिक होती है, आत्मिक शक्ति यानी कि आत्म संरक्षण। आत्म संरक्षण का मतलब ये है कि अपने आप से ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो मनुष्य जब अपने सहज ज्ञान यानी किसी चीज़ के प्रकृति को समझता है, जब मनुष्य अपने आप, तो उसके अंदर किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उसके अंदर भाव आते हैं आक्रामकता के। कोई व्यक्ति आक्रामक हो सकता है, कोई व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, किसी बंदे के अंदर में ईर्ष्या, जेलस फील होती है, किसी के अंदर डर होता है, किसी के अंदर सेक्स की लालसा होती है, और ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो मनुष्य के अपने आप आती हैं। इसका मनुष्य अपने आप ज्ञान लेता है, सहज ज्ञान लेता है। तो सहज ज्ञान क्या है? आत्म संरक्षण क्या है? आत्म संरक्षण वो है कि हमने जो ज्ञान खुद लिया, इंट्रोस्पेक्शन। तो जो आक्रामकता आती है वो हमें समाज नहीं सिखाता, वो हम खुद समाज के प्रति हो जाते हैं। जो क्रोध है वो खुद हम सहज ज्ञान से करते हैं कि किस चीज़ पर हमें क्रोधित होना, किस चीज़ पर हमें क्रोध आएगा। ईर्ष्या, जो जेलिस है, ये हमारा सहज ज्ञान है, ये हम अपने आप करते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। किसी के अंदर डर का भाव है तो ये अपने आप है उसके अंदर। इस सब का संबंध आत्म संरक्षण से है। जबकि मनुष्य के अंदर दूसरी जो शक्ति होती है वो समाज के प्रति होती है, जो समाज से सीखता है, सामाजिक संरक्षण होता है। अब जो सामाजिक संरक्षण होता है ये क्या होता है? तो सामाजिक संरक्षण में आती है चीज़ें कि हमारी किसी के प्रति क्या प्यार की भावना है, क्या स्नेह की भावना है, सहानुभूति रखते हैं हम, किसी की देखभाल करते हैं, क्या हमारे अंदर करुणा है, क्या हमें दूसरों के प्रति हमारे विचार अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को किसी के दुख में दुख हो रहा है, किसी के दुख में उसे देखकर उसके अंदर दुख की भावना आ रही है, कोई बंदा पीड़ित है, उसे देखकर किसी बंदे के मन में दुख की भावना आ रही है, तो हम कहेंगे ये सामाजिक संरक्षण है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी से जेलस फील कर रहा है तो हम कहेंगे ये आत्म संरक्षण है। तो मनुष्य की चेतना दो प्रकार की होती है, एक आत्मिक होती है और एक समाज के संदर्भ में होती है। अब एक बहुत बड़े विचारक है जिनका नाम है फ्रेडियन। तो फ्रेडियन ने कहा कि जो हमारी पहले वाली प्रवृत्ति है, यानी कि जो हमारा आत्म संरक्षण है, वो क्या है? वो हमारी पहचान से संबंधित है। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्रोधित है। उसकी पहचान क्या बन जाएगी? वो क्रोधित है, वो हमेशा क्रोध में रहता है, उससे बात मत करो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी पहचान सहज रूप से है, तो हम ये कहेंगे हाँ भाई ये बंदा बड़ा सहज है, इसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, ये सहनशील है। तो जो पहली वाली बात है यानी कि जो आत्मिक बात है वो हमारी पहचान बनाती है, जबकि दूसरी वाली जो बात है वो समाज में हमारी भूमिका को निर्धारित करती है, जिसका संबंध अहंकार से है। तो अहंकार जो है एक स्टीयरिंग के रूप में काम करता है। देखो अहंकार को हम यहाँ पर घमंड वाला नहीं लेंगे, हम यहाँ एटीट्यूड वाला कहेंगे। जैसे मान लो किसी बंदे का एटीट्यूड है कि भाई उसे सत्य ही बोलना है, हमेशा सत्य ही बोलना है, वो इस चीज़ से झुकेगा नहीं, तो हमेशा सत्य ही बोलेगा। तो एक तरीके से जो अहंकार होता है ना, जो हमारा एटीट्यूड होता है, वो कहीं ना कहीं एक स्टीयरिंग के रूप में काम करता है, वो जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। मान लो किसी बंदे का ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि हाँ भाई उसे ये काम करना ही करना है, उसे समाज के सामने सबसे अच्छा बनकर प्रदर्शित अपने आप को करना है, तो ये उसका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा और वो अपनी इच्छाओं को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। तो सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि मानव के तीन भाग होते हैं। पहला होता है पहचान, दूसरा होता है अहंकार और तीसरा होता है महाअहंकार। पहचान हमेशा आनंद चाहती है, पहचान हमेशा क्या चाहती है? आनंद, यानी खुशियां चाहती है, और उसके लिए गलत तरीका भी अपनाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जब हम महाअहंकार की बात करते हैं तो ये नैतिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जिस बंदे के अंदर अपने कार्यों को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो बंदा पता क्या करता है? वो चाहकर भी गलत काम नहीं कर पाता, क्योंकि समाज में उसकी छवि ऐसी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग पावर के रूप में काम करती है, जबकि अहंकार दोनों के बीच में बैलेंस के रूप में काम करता है। यानी कि मनुष्य के जो हमारे कार्य हैं वो हमारी भावनाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। अब जो हमारी भावनाएं, उनमें से कुछ भावनाएं हमारी पहचान बना रही है, हमारी कुछ चेतनाएं हमारी पहचान बना रही है, कुछ ये बता रही है कि समाज के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए। जब हम नैतिक चेतना की बात करते हैं तो इसका संबंध समाज से होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया
जो एथिक्स है वो पूरी तरीके से सोसाइटी से रिलेटेड है। तो हमारी कौन से काम नैतिक है, कौन से काम अनैतिक है, ये समाज ही तय करेगा। तो नैतिक चेतना का संबंध किससे है? सामाजिक संरक्षण से है। और नैतिक चेतना की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ भाई, हम दूसरे की भावनाओं का किस तरह ख्याल रख रहे हैं। क्या हम जैसे अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं वैसे दूसरों के दुखों का, दूसरे के कष्टों का भी वैसे हमारा हृदय विचलित हो जाता है जैसे अपनों के कष्टों में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत वहाँ रोकते हैं गाड़ी अपनी और उस बंदे को अस्पताल तक छोड़ते हैं, बशर्ते उन्हें कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग मानवता के दूत हैं। ये मानव को जब कष्टों में देखते हैं ना तो इनके मन में खुद कष्ट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने प्रियजनों के कष्ट में ही कष्ट को फील करते हैं, दूसरों के दुख से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो जब हम नैतिक चेतना की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि समाज की खुशी हमारी खुशी है और समाज के दुख भी हमारे दुख हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर नैतिक चेतना है। लेकिन हम सिर्फ अपने बंदों के प्रति नैतिक व्यवहार कर रहे हैं, अपने बंदों की खुशी चाह रहे हैं बस केवल, और अपने बंदों के दुख में दुखी हो रहे हैं, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे हमारे अंदर नैतिक चेतना नहीं है। तो इससे पता चलता है कि नैतिक चेतना का संबंध किससे है? तो नैतिक चेतना का संबंध है समाज से। अब बात आती है इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि जो नैतिक शिक्षा है और जो धार्मिक शिक्षा है क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि धर्म भी यही सिखाता है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, और नैतिकता भी यही तो कह रही है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ संपूर्ण अच्छी है। सत्य बोलना नैतिकता भी है, सत्य बोलना धर्म का मामला भी है। तो क्या नैतिकता धर्म से जुड़ी हुई है? तो इससे पहले हम नैतिकता और धर्म को एक दूसरे से जोड़ें, उससे पहले ना यहाँ पर कुछ चीज़ सीखते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं कि देखो, धर्म और नैतिकता ना कुछ मामलों में साथ साथ चल सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में धर्म का जो रास्ता है वो अलग है और नैतिकता का जो रास्ता है वो अलग है। कैसे है? तो देखो, मनुष्य के कुछ काम ऐसे होते हैं जो धार्मिक भी होते हैं और नैतिक भी होते हैं। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों को देखें, महात्मा गांधी के कार्यों को देखें, जीसस के कार्यों को देखें, तो ऐसे कुछ महान लोग हुए हैं, इनके जो कार्य हैं वो धर्म से भी संबंधित हैं और नैतिकता से संबंधित हैं। जैसे सत्य बोलना धर्म का भी कार्य हो गया और नैतिकता का भी कार्य हो गया। लेकिन मनुष्य के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें धर्म तो उपस्थित होता है लेकिन नैतिकता उपस्थित नहीं होती। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो किसी धर्म का सिद्धांत यह है कि हमें जानवरों की बलि चढ़ानी है। अब देखो, जानवरों की बलि चढ़ाना एक धार्मिक विषय हो गया, ये हिंदू धर्म में भी था पहले और इस्लाम में आज भी है। ठीक है, इस्लाम में आज भी बलि दी जाती है, हिंदू धर्म में पहले बलि दी जाती थी। तो बलि देना क्या है? एक धार्मिक मामला है, लेकिन नैतिकता तो नहीं है। जानवरों को बेमतलब मारना कौन सा एथिकल अप्रोच है? तो इससे पता चलता है कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जहाँ जो धर्म के हिसाब से होते हैं लेकिन नैतिकता उसमें नहीं होती। तीसरी काम ऐसे होते हैं जहाँ धर्म अनुपस्थित है लेकिन नैतिकता है। जैसे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो समाज का कोई ऐसा बंदा जो किसी भी धर्म को ना मान रहा हो लेकिन फिर भी वो समाज के भले के लिए काम कर रहा हो, तो धर्म तो नहीं है वहाँ पर, धार्मिक रूप से उसने किसी को भी फॉलो नहीं किया लेकिन फिर भी अपने आप को समाज के लिए कर रहा है काम। तो एक व्यक्ति नास्तिक हो सकता है वो धर्म के मूल्यों को ना माने लेकिन समाज के मूल्यों को माने, तो नैतिक माना जाएगा। चौथा है कि धर्म और नैतिकता दोनों ही नहीं होंगी, धर्म और नैतिकता दोनों ही अनुपस्थित होंगी। तो धर्म और नैतिकता दोनों अनुपस्थित कहाँ होंगी? जैसे किसी बलात्कारी ने बलात्कार कर दिया, अब कोई बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, क्या कोई धर्म सिखा रहा है कि ये बलात्कार करना चाहिए? और नैतिकता में तो ये है ही नहीं। तो धर्म और नैतिकता में कुछ काम ऐसे हो सकते हैं अनुपस्थित हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो धर्म और नैतिकता दोनों में, जैसे सत्य बोलना। कुछ काम ऐसे हैं जो धर्म में है लेकिन नैतिकता में नहीं, जैसे बलि चढ़ाना। कुछ काम ऐसे हैं जो धर्म में नहीं है लेकिन नैतिकता में है, जैसे कोई नास्तिक बंदा है बट वो भी दूसरों की समाज सेवा करे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म और नैतिकता दोनों में नहीं है, जैसे चोरी करना, बलात्कार करना, हिंसा करना, दूसरों को सताना, ये धर्म में भी और नहीं है, नैतिकता में भी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि धर्म और नैतिकता ना एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं और ये बात यहाँ पर समझाई भी जाएगी। दूसरी बात यह कि धर्म ना लॉजिकल नहीं होता और नैतिकता लॉजिकल है। धर्म जो है वो लॉजिकल नहीं होता, तार्किक नहीं होता, और नैतिकता क्या होती है? तार्किक होती है। ये बात इस पैराग्राफ में बताई जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन से काम करें जो हमारे नैतिक काम हो सकें, यानी कि हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हम कह सकें ये नैतिक हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पता क्या कहते हैं? भाई धर्म को फॉलो कर लो, नैतिकता है। जैसे गीता के उपदेश पढ़ लो, बाइबल के उपदेश पढ़ लो, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब जैसे जो धर्म ग्रंथ हैं, या जो बड़े बड़े उपदेशक हैं, जो मठों के न्यायाधीश हैं,
शंकराचार्य जैसे लोग हो गए, मौलवी पुजारी हो गए, ये सब लोग हो गए। ये लोग जो उपदेश देते हैं ये क्या है, बहुत अच्छे उपदेश होते हैं और यही लीगल है। आप किसी धार्मिक बंदे से पूछोगे ये चीज़ कैसे हुई, वो कहेगा बाबा ने कहा था, मौलवी ने कहा था। किसी से कहोगे ये क्यों करना चाहिए, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसा है तो है, उसे ये मतलब नहीं है कि ऐसा क्यों है। तो धार्मिक जो मामले होते हैं कभी लॉजिक नहीं होते हैं। लेकिन जो इसके अलावा धर्म का जो मामला है वो व्यक्तिगत है, यानी कि पर्सनल, आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, आपकी मर्जी धर्म को फॉलो करो चाहे मत करो। लेकिन जब हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं तो समाज से जुड़ी हुई है। धर्म जो है उपदेश पूजा अर्चना से जुड़े हुए हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा इन सबसे नहीं जुड़ी हुई है। तो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा की व्याख्या करते हैं, उसके लिए अलग से पीरियड लगाते हैं और बच्चों के अंदर धार्मिक उपदेश भी दिया करते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में किसी एक धर्म की शिक्षा अगर किसी स्कूल में दी जा रही है तो ये गलत है। तो इसलिए स्कूल का संबंध समाज से है और धर्म का संबंध व्यक्ति से है। इसलिए स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि स्कूलों में सामाजिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जबकि स्कूल एक सामाजिक मामला है। धर्म का मामला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अपने धर्म की शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा का मामला ये होता है कि बच्चों को बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाया जाए। धर्म वैज्ञानिक प्रगति को रोकता है हमेशा, लेकिन नैतिकता कभी वैज्ञानिक प्रगति को नहीं रोकती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि धर्म क्या होती है और नैतिकता क्या होता है। अब कुछ बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पर कि धर्म और नैतिकता में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो पहला जो अंतर है वो क्या है कि धर्म के बिना जीवन संभव है, यानी कि अगर धर्म नहीं होगा तब भी इंसान जीवित रह सकता है। जो बंदा नास्तिक है वो किसी से नहीं डर रहा, वो तो किसी की पूजा नहीं कर रहा, वो तो किसी की उपासना नहीं कर रहा, ना तो व्रत रखता है ना ही वो रोजे रखता है, लेकिन फिर भी तो वो जिंदा है और हो सकता है हम सबसे बेटर कंडीशन में हो। तो जो लोग डर रहे हैं वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म के बिना जीवन संभव है, लेकिन नैतिकता के बिना जीवन संभव नहीं है। जिस दिन पूरा समाज अनैतिक हो जाएगा तो हर बंदा एक दूसरे को मार देगा, क्योंकि जिस दिन पूरा समाज एक एक बंदा अनैतिक हो जाएगा, देखो समाज जब तक चला जब तक उसमें नैतिकता है, जिस दिन पूरा का पूरा समाज अनैतिक हो गया वो एक दूसरे को मार देंगे और जंगल राज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो धर्म के बिना तो जीवन संभव है, लेकिन नैतिक मूल्यों के बिना जीवन अकल्पनीय है। विश्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को, यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। वो हमसे अच्छे भी हो सकते हैं और बेहतर भी हो सकते हैं। क्लियर है भाई। तो जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात करते हैं, जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। आप कोई भी काम करो वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में पहला अंतर समझ में आ गया आपको कि धर्म के बिना जीवन संभव है, लेकिन नैतिकता के बिना जीवन संभव नहीं है। नैतिकता और धर्म में दूसरा अंतर क्या है भाई। तो अगर आपको ने जिद्दी ठान ली कि नहीं भाई हमें नैतिकता को धर्म से जोड़ना ही जोड़ना है, तो हमें कुछ सिचुएशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जो धर्म से शिक्षा मिलती है हमें वो सत्तावादी होती है, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा होती है वो हमेशा ये कहती है कि हम सबसे सर्वोच्च हैं, बाकी हमसे निम्न हैं। कोई सा भी धर्म आप उठा लो, हर धर्म के बीच में लड़ाई क्यों है, सर्वोच्चता के लिए लड़ाई है। वो कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं, वो कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं, वो कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं, वो कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं। तो जब आप धार्मिक नैतिकता की बात करते हैं वो सत्तावादी हो जाती है, यानी कि वो दूसरों की स्वतंत्रता छीन लेती है। ध्यान देना, धार्मिक शिक्षा हमेशा दूसरों की स्वतंत्रता छीनती है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा ये कहती है सबसे अच्छे हम हैं, जबकि जो नैतिक शिक्षा है वो दूसरों की स्वतंत्रता बढ़ाती है। तो धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा में दूसरा अंतर क्या हो गया कि जब हम नैतिकता को धर्म से जोड़ते हैं तो वो सत्तावादी हो जाती है, वो हमारी स्वतंत्रता को छीन लेती है, वो सत्तावादी मानी जाएगी। लेकिन जब हम नैतिक शिक्षा की बात करेंगे तो नैतिक शिक्षा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी, समाज की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। इसके अलावा जो धार्मिक शिक्षा होगी वो हर परिस्थितियों में एक जैसी होगी, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन जो नैतिक शिक्षा है वो परिस्थितियों के हिसाब से बदली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सत्य बोलना धर्म का ही एक भाग है, लेकिन जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, आप श्री राम जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप श्री कृष्ण जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि भगवान के अवतार हैं जिन्हें हम पूजते हैं, लेकिन उन्होंने बाली को कैसे मारा। बाली को मारना क्या धार्मिक कृत्य था, लेकिन नैतिकता की डिमांड ये थी कि बाली को मारना चाहिए। तो नैतिकता के सहारे के लिए कई बार झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, यानी कि समाज में अच्छाई को विकसित करने के लिए कई बार बुराई का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन धर्म क्या है, धर्म फ्लेक्सिबल नहीं है, धर्म बड़ा हार्ड है। धर्म परिस्थिति कैसी भी हो बस अपनी नाव चलाने से मतलब है, चाहे चले और चाहे ना चले। लेकिन नैतिकता कहती है ना, सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि नैतिकता को हम धर्म से जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यह व्यक्ति के अपने विवेक के अनुसार है,
ये व्यक्ति का पर्सनल मामला है कि वो किसी धर्म को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम नैतिकता को धार्मिक सत्ता से जोड़ देंगे तो कभी भी बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि धर्म में जब बदलाव लाओगे तो विरोध हो जाता है, धर्म में बदलाव नहीं आते, लेकिन नैतिकता में बदलाव आ सकते हैं। तो जैसा कि डाउनी और कैली ने एक कंक्लूजन में निकाला है कि एक अच्छी नैतिकता का संबंध कभी भी धर्म से नहीं होता, क्योंकि धर्म जो है वो कई बार अंधविश्वासों से ही प्रेरित हो सकता है, लेकिन नैतिकता कभी भी अंधविश्वासों से प्रेरित नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि जो धार्मिक शिक्षाएं हमें दी जाती हैं, हाँ उसका 1% जो है नैतिकता में आता है, लेकिन धार्मिक शिक्षाएं सत्तावादी होती हैं। धार्मिक शिक्षा फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती हैं, वो समय परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलती। लेकिन नैतिकता जो है वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव की डिमांड करता है। एक सिचुएशन जो है वो नैतिक हो सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो धार्मिक हो। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो नैतिक भी हो और धार्मिक भी हो। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो धार्मिक है लेकिन नैतिक नहीं है, जिसे हमने पहले चर्चा कर ली है। तो धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है? आई होप सो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और जो मैंने यहाँ 4 पॉइंट बताए हैं, ये 4 पॉइंट ऐसे ही आप भी लिखकर बहुत अच्छे से क्लियर कर देना, तो नंबर बहुत अच्छे मिलने के आपके चांस हो जाएंगे। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो जब आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आपको चैप्टर में जो अगला टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा नैतिकता का सिद्धांत। तो नैतिकता का सबसे बड़ा सिद्धांत है जिस पर हमने अभी चर्चा ही करी थी, ठीक है, वो है अच्छाई का सिद्धांत, और वो भी वस्तुनिष्ठ। तो देखो ये जो वर्ड है वस्तुनिष्ठ, इसका मतलब क्या होता है? आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जो चीज़ें ना समझ में आए मुझे बताएं, मैं वो आपको अगली वीडियो में भी समझाऊंगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? देखो वस्तुनिष्ठ वो चीज़ होती है जिसे समाज की सभी लोगों की स्वीकृति मिली होती है। यानी कि वस्तुनिष्ठ वो है जिसमें ना की संभावना नहीं है, या तो सबकी ही ना है किसी की हाँ नहीं है, या सबकी ही हाँ है किसी की भी ना नहीं है। इसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये चीज़ है तो ये चीज़ है ही, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। तो अच्छाई का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत जो कि नैतिकता से जुड़ा हुआ है कि नैतिक कार्य वही होंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन कोई कार्य कब अच्छा होगा और कब बुरा होगा ये कौन डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है सिचुएशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एक बात बताओ, झूठ बोलना कभी अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन मान लो कोई एक ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, अब बताओ क्या ये अच्छाई होगी कि नहीं होगी? अच्छाई होगी। मर्डर करना क्या कभी बुराई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो आतंकवादी हो, जो देश को नुकसान पहुंचा सकता हो, और आपको पता चल जाए कि ये बंदा देश को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे पहले आप पुलिस को फ़ोन करोगे, इतने में तो नुकसान पहुंचा देगा, बम फोड़ देगा, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे बम फोड़ने से पहले ही मार दो। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां अच्छाई का सिद्धांत पूरी तरीके से नहीं लगता। अच्छाई का सिद्धांत परिस्थितियों के हिसाब से लगता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका कार्य करने का उद्देश्य अच्छा है और आपने अगर गलत तरीके भी अपना लिए तो भी हम कहेंगे कि आपने अच्छा ही किया है। तो नैतिकता का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो नैतिकता का सबसे बड़ा सिद्धांत है क्या? अच्छाई का सिद्धांत। तो अगर आप नैतिकता को धर्म से नहीं जोड़ोगे तो आपको सबसे पहला उपदेश यही आएगा कि नैतिकता हमेशा क्या होती है? अच्छी होती है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें इस ओर ले जाता है कि नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति वह है जिसके अंदर कुछ अच्छाई के मूल्य होते हैं, सच्चाई के मूल्य होते हैं। वो परिस्थितियों की परवाह किए बिना हर कार्य करता है, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, दूसरों को धोखा ना देना, वस्तुनिष्ठ हो, बंदा निष्पक्ष हो यानी कि पक्षपात ना करे, बड़ों का सम्मान करे। ये सब मानवीय गुण हैं, लेकिन ये कभी नैतिक शिक्षा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। क्योंकि हर सिचुएशन में सत्य नहीं बोला जा सकता, हर सिचुएशन में अहिंसा नहीं हो सकती। सपोज दैट आपको कोई बंदा मारने आ रहा हो और आपको मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, तो आपके साथ हिंसा हो जाएगी। तो आपके ऊपर कोई जानवर अटैक करने जा रहा है, सपोज रात में आप कितने जाने मच्छर मार देते हो, अब बताओ अहिंसा का सिद्धांत कहाँ चला गया? तो हो सकता है कि एक मूल्य एक जगह सही हो और दूसरी जगह बेकार हो। तो लेकिन जो बंदा, हम अगर नैतिक शिक्षा की बात करें तो हम कहेंगे हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा बोलो, तो ऐसा नहीं है। क्लियर है? ये मानव के मूल्य हो सकते हैं लेकिन ये नैतिकता नहीं हो सकती। दूसरों को धोखा नहीं देना, लेकिन अगर आपको युद्ध लड़ना है, दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है हमारा, तो ऐसे में सामने वाले सैनिकों को धोखा देना पड़ेगा, यही एक डिटेक्टिव का रूल है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। हाँ, बड़ों का सम्मान करना ये चीज़ ठीक है, लेकिन बड़ों का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि शत्रु देश का नागरिक वो हमसे बूढ़ा सैनिक है इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे, तो यहाँ पर ये रूल नहीं लगेंगे।
तो कुल मिलाकर नैतिकता का जो सिद्धांत है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप उसे हर जगह लेकर चल सकते हैं। बच्चों का पालन पोषण नैतिकता के हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की स्वतंत्रता बनी रहे, ये नहीं कि उनकी स्वतंत्रता हमने छीन ली। तो कुल मिलाकर एक लाइन में नैतिकता का मतलब हो गया कि नैतिकता समाज की बदलती हुई परिस्थिति के हिसाब से होती है और ये स्वतंत्र होती है और मनुष्य की स्वतंत्रता को कभी भी नहीं छीनती है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। नैतिक चेतना क्या होती है? तो हमारी वो चेतना जो सामाजिक संबंध से जुड़ी होती है उसे हम नैतिक चेतना कहते हैं, यह बात हमने पढ़ ली थी। नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है? बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को समझा हमने। अब बात आगे ये आती है, जो हम इतनी देर से नैतिकता नैतिकता पढ़ रहे हैं, इस नैतिकता की भाषा क्या है? आखिर हम किसे नैतिक कहें, किसे अनैतिक कहें? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि एक आदर्शवादी विचारक को हम ये कहेंगे कि वो बंदा हमेशा सत्य बोले, अच्छाई वाली बात करे, सौंदर्य वाली बात करे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। सिचुएशन डिपेंड करती है कब हमें सच बोलना है, कब हमें सच नहीं बोलना है। तो ये वाला पैराग्राफ पूरा पूरा वही है, इसे हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमें पढ़ने की जरूरत है वो यहाँ से है कि तर्क संगत व्यवहार के क्या मानदंड हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मत सोचना मैंने पिछला पैराग्राफ छोड़ दिया, आप उसे पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। बाकी उसमें पूरा का पूरा वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। अब बात ये आती है कि हमारे कौन से काम ऐसे हैं, यानी कि हमारे कौन से काम ऐसे हैं जिसे हम ये कहें कि ये नैतिक काम हैं। तो हमारे कौन से व्यवहार हैं जिन्हें हम कह सकें नैतिक हैं? तो मनुष्य अपने दिन भर में विभिन्न प्रकार के व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों से करता है। ऐसे में एक व्यक्ति थे हिगेल। हिगेल ने ये कहा कि हम 4 तरीके से ये बात कर सकते हैं कि व्यक्ति नैतिक है या नहीं है। तो पहला तरीका, यहाँ पर उन्होंने 4 नाम दिए। पहला है तार्किक स्थिरता, दूसरा है सार्वभौमिकों की पीढ़ी, तीसरा है सामान्यीकरण के समर्थन में, और चौथा है सार्वजनिक स्पष्टता। ये क्या है इसे हम समझते हैं। तो देखो, तार्किक स्थिरता क्या होती है? तो तार्किक स्थिरता ये होती है कि जो हम कर रहे हैं वो हमें पता है क्या है, और उसके अलावा हम बिल्कुल उसमें भी कोई दो राहें हमारे अंदर नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं दूसरों का सम्मान नहीं करता तो और मैं ये मान के चल लूँ कि दूसरा मेरा भी सम्मान ना करे, तो हम कहेंगे वो बंदा तार्किक रूप से स्थिर है, तार्किक रूप से स्थिर है। तो यानी कि पहली कसौटी क्या है? पहली कसौटी ये है कि जो हमारी नैतिक मान्यताएं हैं वो हमने मान रखी हैं और उससे हम बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरों का सम्मान नहीं करता, तो मुझे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि दूसरा ही मेरा सम्मान ना करे। यानी कि मैं जैसा दूसरों के साथ करता हूँ, अगर वैसे ही दूसरा ही मेरे साथ करे तो ये कोई गलत नहीं है। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो ये तार्किक स्थिरता है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, मैं तो दूसरों को करूँगा बुराई और बंदा मेरी करे बढ़ाई, तो हम कहेंगे बंदे के काम में तार्किक स्थिरता नहीं है, कह रहा कुछ है और कर रहा कुछ है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं दूसरों का सम्मान करूँगा, लोग भी मेरा सम्मान करें, यानी कि लोग मेरा सम्मान क्यों करें? क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो हम कहेंगे बंदे के जो काम है वो कैसे हैं? तार्किक रूप से स्थिर हैं। यानी कि वो जैसा समाज के लिए कर रहा है वैसे समाज से अपने लिए चाह रहा है। लेकिन कोई समाज के साथ गलत व्यवहार करे और कहे समाज मुझे सम्मान देता रहे, तो हम कहेंगे तार्किक रूप से वो बंदा स्थिर नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो ये कहते हैं कि जैसा मैं समाज के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, अगर समाज मेरे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया के 90% लोग ऐसे जीते हैं कि वो समाज के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और अपने लिए अच्छा व्यवहार की मान्यता रखते हैं। ऐसे लोग तार्किक रूप से स्थिर नहीं हैं। वो अपने लिए तो कुछ और चाहते हैं, अपने लिए अच्छाई उनके लिए कुछ और है, दूसरों के लिए अच्छाई कुछ और है। दूसरा सिद्धांत है सार्वभौमिकों की पीढ़ी। तो दूसरा सिद्धांत, दूसरे प्रकार के कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ये चीज़ आज सही है कल गलत है। तो हमारे कोई भी सिद्धांत ऐसे नहीं होने चाहिए जिसे हम कहते हैं कि आज सही है और कल गलत हैं। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो चीज़ें क्या हो जा रही हैं? चेंज हो जा रही हैं। तर्क संगतता की तीसरी शर्त है। तर्क संगत मतलब क्या होता है? लॉजिकल, जिस बात के पीछे कोई क्या हो? तर्क हो। इसमें यह है कि हमें जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो अपने अनुभवों से सीखते हैं। अगर हम समाज में कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? अपने अनुभवों से। अब हमारे अनुभव ही हमें बता रहे हैं क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो ये चीज़ हम जो जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं, ये सिर्फ हमारे अनुभव हैं। इसे हम अनुभवजन्य दृष्टिकोण के आधार पर भी पढ़ते हैं। चौथी शर्त हमें ये कहती है कि वास्तव में अगर हमें तर्कसंगत होना है तो हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, कॉग्निटिव अप्रोच भी होनी चाहिए। अगर हम समाज को समझने की, कार्यों को समझने की क्षमता ही नहीं रखते तो हम कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ नैतिक है या कोई चीज़ अनैतिक है? यानी कि व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं वो कब नैतिक हो सकते हैं, कब अनैतिक हो सकते हैं? इसके लिए हीगल ने 4 मानदंड बताए हैं जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर का जो सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि नैतिक निर्देश, नैतिक प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर है। देखो 3 वर्ड है, मैं यहाँ पर तीनों को समझा के बात को खत्म करता हूँ। पहला वर्ड है नैतिक निर्देश, नैतिक निर्देश। तो देखो नैतिक निर्देश ये होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरे बंदों को उपदेश दे रहा हो कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन नैतिक प्रशिक्षण क्या है कि बंदे को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अच्छे बनने की ट्रेनिंग कैसे होगी। और जो नैतिक शिक्षा है वो शिक्षा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नैतिक शिक्षा क्या होती है। तो नैतिक निर्देश, नैतिक प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा, अगर आप ये मान के चल रहे हो तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक ही नहीं है, बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं यानी कि नैतिक निर्देश देते हैं तो उसमें उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जब हम किसी को नैतिक प्रशिक्षण देते हैं, जैसे आर्मी के बंदों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो नैतिक ट्रेनिंग तो ही है, प्रशिक्षण को इंग्लिश बोलते हैं ट्रेनिंग। तो किसी को जब हम नैतिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आर्मी के बंदों को, पुलिस के बंदों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनमें उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। लेकिन जब हम नैतिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं किसी को, तो उसकी स्वतंत्रता का पूरा सम्मान कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो जब भी आप किसी को निर्देश दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, कंडीशनिंग कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, तो वो शिक्षा नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ये चाहते हो कि वो बंदा हमारे हिसाब से काम करे। जैसे कोई धर्मगुरु है, वो समाज को क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है, नैतिक निर्देश दे रहा है, सदा सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो, पाप नहीं करना चाहिए। तो नैतिक रूप से निर्देश दे रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा। वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। किसी को ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम में ब्रह्मचार्य की क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो एक तरीके से वो उसकी स्वतंत्रता को छीना ही जा रहा है। लेकिन नैतिक शिक्षा की जब आप बात करोगे तो नैतिक शिक्षा विकास को बढ़ावा देगी, ज्ञान को बढ़ावा देगी, समझ को बढ़ावा देगी। लेकिन निर्देश समझ को छीन लेते हैं। जैसे कोई धार्मिक गुरु आपको निर्देश दे रहा है, चाहे वो किसी मंदिर में हो और चाहे किसी मस्जिद में हो, तो जब वो बंदा निर्देश दे रहा है तो आपको माइंड हैक कर रहा है, वो आपको समझ नहीं दे रहा है। जबकि शिक्षा आपको समझने लायक बनाती है, शिक्षा आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट बताती है। लेकिन नैतिक निर्देश आपको पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों नहीं बताते हैं। इसी प्रकार से जब प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों नहीं बताए जाते। जबकि शिक्षा विचारों की स्वतंत्रता देती है, लेकिन निर्देश और प्रशिक्षण विचारों की स्वतंत्रता नहीं देते। तो नैतिक निर्देश, नैतिक प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा में अंतर क्या है? पहला तो यह है कि निर्देश और प्रशिक्षण व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखते, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष नहीं होता, ये सकारात्मक बातें बताते हैं, सिर्फ नकारात्मक पक्ष नहीं होता। जबकि नैतिक शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए तैयार करती है, इसमें सकारात्मकता भी होती है और नकारात्मकता भी होती है, ज्ञान भी होती है और समझ भी होती है। तो इस प्रकार से एक लाइन में बात अगर हम खत्म करें तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है कि शिक्षा का संबंध व्यक्ति की स्वायत्तता से है। इसके अलावा शिक्षा विकास, ज्ञान और समझ को बढ़ावा देती है। इसके अलावा विचारों की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति शिक्षित होने के योग्य नहीं होता जब तक उसे उस विषय की प्राप्त जानकारी ना हो। यानी कि आपने किसी को बोलने की स्वतंत्रता दे दी और आपको वो व्यक्ति शिक्षित है, तो ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा जब तक उसको विषय की पर्याप्त जानकारी ना हो। तो जब तक जिसे पर्याप्त जानकारी ना हो तो उसे बोलना भी नहीं चाहिए। तो क्लियर है? तो नैतिक निर्देश, नैतिक प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर समझ गए? इसे पढ़ लेना आप, चीज़ें अच्छे से आपको आ जाएंगी। वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाए हैं। नैतिक निर्णय के मापदंड मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। आगे चैप्टर का सारांश है, ठीक है। सारांश में वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पहले से पढ़ रखी है। आगे प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जो पीछे प्रश्न थे उनके उत्तर दिए गए छोटे छोटे यहाँ पर। ये उत्तर हमेशा हिंट के लिए होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो ये ना किताब की सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सीरीज़ में हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चैप्टर अगर आप स्किप करते हो तो वो चीज़ें फिर आपकी छूट जाएंगी। तो जब आप यहाँ पर लेक्चर सुनते हो उसके बाद किताब भी पढ़ोगे आप, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।